नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। साथियों, स्वागत है वाईफाई 2.0 पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड यानी राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं आपके साथ हूँ मेरे प्यारे साथियों। इसी कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है उसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? नंबर वन, आप कहीं भी कभी भी कितनी भी अनलिमिटेड लाइव एक्सेस क्लासेस ले सकते हो। किसी भी एजुकेटर के द्वारा पढ़ाई की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। यही सबसे बड़ी अच्छी और खास बात है मेरे प्यारे साथियों। क्लासें अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी की जांच कर सकते हो। लाइव कोर्सेज आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाता है, एजुकेटर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। और इसमें यहाँ पर प्रत्येक 3 क्लास के बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो, वैसे तो कोई डाउट होता ही नहीं है, अगर फिर भी हो तो आप वहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। साथियों, करना क्या है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर करने हैं और अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी में प्लस पे क्लिक करके आप जो है 24 मंथ्स के लिए केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में कोर्स परचेज कर सकते हो। वैसे तो ये कोर्स आपको 1 महीने के लिए भी मिलता है, लेकिन वो 1400 रुपीज़ के लिए मिलता है। 3 मंथ्स के लिए आप जो है 1167 पर मंथ का हिसाब से ले सकते हो। 6 मंथ के लिए आप 933 रुपये में और 12 महीने के लिए आप 583 रुपये महीने में आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। साथियों, अगर 24 मंथ्स के लिए लेते हो तो केवल 350 रुपीज़ के अंदर कोर्स आपको मिल जाएगा। यहीं पर आप जो है आरपीएससी सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट आपको बखूबी मिलते रहें और आप अपनी कैपेसिटी की जांच करते रहें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अब साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगर आप विष्णु वन रेफरल कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। भाई कितना? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा विष्णु वन रेफरल कोड का यूज करने पे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम ध्यान रखते हैं जो हमारा आज का नया टॉपिक है उसका। तो साथियों, सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है? मेहनत करने वालों पर फिदा होती है, सीधी बात है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर पॉइंट टू पॉइंट मेहनत करोगे तो आप जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने मुकाम को हासिल कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा मजे वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर क्या हाल होगा, हाल अंजाम आप अभी भी जानते हो और आप बाद में भी जानोगे। ठीक है, क्योंकि हाल अंजाम बुरा हो इसलिए अच्छा है, कल का दिन खराब हो इससे अच्छा है अब आज का दिन हमें सही कर लें। अगर आज हमने मेहनत की और आज का जो हमारा दिन है वो टाइट गया, हार्ड गया, इसका मतलब कल आने वाला दिन जो है बहुत बढ़िया होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथियों, आज जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान में खनिज यानी मिनरल्स इन राजस्थान। हम खनिज की बात कर रहे हैं, राजस्थान में खनिज संपदा। तो राजस्थान में जो खनिज संपदा है इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे और खनिज संपदा के बारे में कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, मुख्य रूप से मैं आपको इसको उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे क्लास के अंदर ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी आपको जो है सीधा लाइन टू लाइन रटवाने का कोई काम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। खनिज क्या होते हैं, खनिजों की इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर खनिज मिलते हैं, खनिज के आधार क्या है, राजस्थान को खनिजों का अजैब घर क्यों कहते हैं, खनिजों के प्रकार में राजस्थान कौन से स्थान पर है, भंडार में कौन से स्थान पर है, खनिजों से होने वाली आय में राजस्थान कौन से स्थान पर है, प्रधान खनिज क्या होते हैं, अप्रधान खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज क्या होते हैं, लौह खनिज क्या होते हैं, अलोह खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ईंधन खनिज, उर्वरक खनिज और आणविक खनिज क्या होते हैं। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड है। ठीक है, इन सभी संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये देखेंगे कि राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है पूरे भारत में, कौन कौन से, जैसे जास्पर, वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट, चांदी, इनके बारे में। राजस्थान जो है 90 से 99% उत्पादन करता है टंगस्टन, जिप्सम, मार्बल, ठीक है ना, रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, ठीक है ना, बॉल क्ले, चांदी, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर क्रूड ऑयल की जो है भंडार है, और राजस्थान के अंदर जो है 4 बेसिन है, ये चारों बेसिन कहाँ कहाँ पर है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, कितना इनका
जो है उत्पादन किया जा रहा है। इन सब के बारे में डिस्कशन करने के बाद में राजस्थान सरकार की जो खनिज नीतियाँ आई है वो कौन कौन सी खनिज नीति जो है कब कब आई है, जैसे 1978 के अंदर पहली खनिज नीति आई थी, उसके अंदर क्या खास बातें थी। उसके बाद में आपके कुछ संस्थाएं हैं RSML, RSMDC, आपके जो है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन सब की बात करेंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोह खनिज। लोह खनिज का मतलब है आपके लोहे और अलोहे, दो तरह के खनिज होते हैं, जिसमें लोह खनिज के अंदर आता है आपके लोहा, ठीक है ना। उसकी चर्चा करेंगे वो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ मिलता है। राजस्थान के मैप के माध्यम से इसको चर्चा करेंगे। टॉपिक लंबा चलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आधे घंटे में या 1 घंटे में टॉपिक कंप्लीट होने वाला नहीं है, लेकिन यह तय है कि जिस प्रकार से हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहा है, बताने का तरीका रहा है आप लोगों को, उस तरीके में कोई गड़बड़ नहीं होगी और उसी प्रकार से हम आगे चलते रहेंगे साथियों। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से, यानी राजस्थान की जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या बोलती है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, उसके आधार पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 बात, सबसे पहला आपसे पर यह प्रश्न पूछे कि राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो आप अगर आंसर दे पाए तो दे सकते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान के अंदर 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं। नंबर पहला प्रश्न यहीं से बनेगा आपका कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो राजस्थान के अंदर 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं। दूसरा प्रश्न ये बोलता है कि इस 82 प्रकार में से कितने प्रकार के खनिजों का राजस्थान उत्पादन करता है। भाई कितने प्रकार के खनिजों का राजस्थान उत्पादन करता है। तो देखिए अभी वर्तमान में राजस्थान लगभग 57 प्रकार के खनिजों का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। नंबर 1 बात, तो देखो 82 से ज़्यादा प्रकार के खनिज जो है आपके राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन हम उत्पादन कितना कर रहे हैं, 57% का उत्पादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साथियों कई बार खनिज उत्पादन करने के अंदर हम खनिज का उत्पादन तब ही करते हैं जब उत्पादन की जो लागत है, खनिज के उत्पादन की लागत है, वो लागत कम रहे और जो बाजार के अंदर उस खनिज की जो मांग है और उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा रहे, यानी लागत कम आए और बाजार में उसकी कीमत ज़्यादा हो, उसी खनिज का उत्पादन करते हैं। हम उस खनिज का उत्पादन नहीं करते हैं जिसमें लागत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है उसको उत्पादन करने में, उसको प्यूरिफाई करने में, और जब उसे बाजार में बेचें तो उतना उसका पैसा मिले ही। तो फिर इस प्रकार के खनिज का उत्पादन करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि घाटे में रहकर कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये राजस्थान की जो खान होती है ना, खान और खनन, वो इसी बेस के ऊपर चलते हैं। भाई खनिज का उत्पादन हम तब तक करेंगे जब तक उसकी लागत कम रहती है और बाजार में उसकी जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, तभी तो कोई व्यापारी निवेश करेगा। तभी आप कोई किसी खान के मालिक अगर आपको बना दें तो आप तभी तो उस पर काम करवाएंगे ना, जब लागत कम होगी और बाजार में मूल्य ज़्यादा होंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसी कारण से ये जो इसके कारण है कि राजस्थान में जो है आपके 82 प्रकार के खनिज मिलते हैं और 57 प्रकार का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है राजस्थान से संबंधित, क्या बनता है, खनिजों के प्रकार के मामले में, यानी खनिजों के प्रकार के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है। खनिजों के प्रकार के मामले में, प्रकार में राजस्थान का स्थान कौन सा है। खनिजों के प्रकार के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो ध्यान रखना, पूरे भारत के अंदर खनिजों के प्रकार के मामले में राजस्थान का स्थान पहला है। और इसी खूबी के कारण जब खनिजों सबसे ज़्यादा खनिजों के प्रकार कहाँ पर मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। इसीलिए राजस्थान को एक उपनाम, एक संज्ञा दी गई है। राजस्थान को क्या बोला गया है, खनिजों का अजायब घर बोला गया है। क्या बोला गया है, खनिजों का अजायब घर बोला गया है। भाई ध्यान रखिएगा इस बात का, कई बार एग्जाम में पूछा है अजायब घर, खनिजों का अजायब घर का मतलब है कि इतने सारे खनिज मिलते हैं कि देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना खनिज यहाँ पर राजस्थान के अंदर मिल रहा है, दिक्कत कहाँ है भाई, चक्कर क्या है। बात समझ रहे हो ना आप, इतना खनिज जो है राजस्थान के अंदर मिलता है भाई, और इसीलिए राजस्थान को क्या बोलते हैं, खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है।
क्योंकि राजस्थान में 82 टाइप के खनिज मिलते हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन आपके राजस्थान सरकार में किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में राज्य में किया जाता है। तो लागत कम होती है और बाजार मूल्य ज़्यादा होता है, उसी का उत्पादन करते हैं। लागत ज़्यादा हो और बाजार मूल्य कम हो तो उसका उत्पादन नहीं करते हैं। खनिजों के प्रकार के मामले में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का स्थान पूरे भारत में पहला है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर हम बात करें भंडार की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, अगर हम बात करें भंडार की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से अगर हम देखें कि राजस्थान का स्थान कौन सा है और राजस्थान किस पोजीशन के ऊपर रहता है, तो ध्यान रखिएगा भंडार के मामले में जो राजस्थान जो है वो खनिज जिनका उत्पादन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उनके भंडार के अंदर राजस्थान जो है आपके झारखंड के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। राजस्थान झारखंड के बाद में कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। देखो ये फर्स्ट नंबर तो ओवरऑल खनिज है, बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जिनका उत्पादन हम करते नहीं है, ठीक है ना, और उनका भारत में कहीं भी उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, जैसे थोरियम के भंडार भी है कई जगह, यूरेनियम के भंडार भी है, लेकिन यूरेनियम के भंडार है लेकिन हम उन्हें खोज नहीं पा रहे हैं, खोज लिए तो उनका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके विंड एनर्जी भी तो क्या है, ये भी तो आपके जो है एक नया तकनीक है आपके एनर्जी का, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं कर पा रहे हैं हम, बस वो वाली बात है। तो भंडार की मोटा जो खनिज होता है, जैसे आपके लोहा खनिज हो गया, अलोहा खनिज हो गया, उसमें राजस्थान का स्थान दूसरा है। और पहला स्थान किसका है, पहला स्थान आपके झारखंड का है भाई, कहाँ है, झारखंड का। तो ध्यान रखिएगा झारखंड के अंदर आपके एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना, जिसे आपके यह रूढ़ क्षेत्र बोलते हैं भारत का, इसलिए। तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा है। अब नंबर 4 की बात कर लें, अगर राजस्व की बात करें या फिर आय की बात करें या फिर राजस्व की बात करें, तो राजस्व के मामले में जब खनिज को उत्पादन करते हैं और उसको बाहर निकाल के आपके खान से उसे बाहर निकालते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो उसके बाद पैसा मिलता है। उस पैसे के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान उस पैसे के मामले में 5वां है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कितनी प्रकार के खनिज, 82 प्रकार के, उत्पादन कितना, 57, गौण अगौण प्रधान अप्रधान लोह अलोह सभी खनिजों को मिलाकर राजस्थान पहले नंबर पे आता है। लेकिन मुख्य खनिजों की बात करें तो राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है भंडार की दृष्टि से, और उत्पादन में जो है राजस्थान जो है 5वें नंबर पे आता है राजस्व की दृष्टि से, आय की दृष्टि से। इसलिए राजस्थान को खनिजों का क्या बोलते हैं, अजायब घर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा नंबर 5, अजैब घर इसलिए भी बोलते हैं कि संपूर्ण भारत का लगभग 22% खनिज जो है आपके राजस्थान में मिलता है भाई। संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत का लगभग अबाउट टू 22% जो मिनरल्स है वो आपके राजस्थान में मिलता है। 22% खनिज किस में मिलता है, आपके राजस्थान में मिलता है भाई, ध्यान रखना इस बात का, कहाँ मिलता है, राजस्थान में। ये विशेष बात है, यानी संपूर्ण भारत का लगभग 22% खनिज आपको कहाँ पर मिलता है, आपके राजस्थान में मिलता है भाई। ये कुछ खास बात हुई। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक बार खनिज का डिवाइडेशन देखने से पहले हम एक बात देखना चाहते हैं, जो है उद्योगों के अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में आने वाले खनिज और कम मात्रा में प्रयोग में आने वाले खनिजों के आधार पर खनिजों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं प्रधान खनिज, क्या बोलते हैं, प्रधान खनिज, और एक को हम बोलते हैं अप्रधान खनिज। यानी एक तो होता है मेन मिनरल, एक होता है आपके अप्रधान खनिज, ठीक है ना, अप्रधान खनिज। तो ये जो 2 खनिजों के प्रकार है, इसका मतलब क्या है ये भी देख लीजिए आप साथियों। खनिज रियायती नियम है आपके, एक खनिज रियायत नियम है, खनिज रियायत नियम है यानी रूल है, और ये रूल 1960 के अंदर आया था, ठीक है ना। इसके अंदर जो है आपके जितने भी खनिज आते हैं वो प्रधान खनिज कहलाते हैं, ठीक है, प्रधान खनिज कहलाते हैं, और मुख्यतः इनका औद्योगिक उपयोग ज़्यादा होता है। मुख्यतः इनका क्या होता है, औद्योगिक उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे आपके लोहा हो गया, कोयला हो गया, इन सब का प्रधान खनिज में काउंट किया गया है। प्रधान खनिज क्या होते हैं, जो आपके खनिज नियम 1900 खनिज नियम आपके एक खनिज नियम 1986 यानी जो आपके मिनरल लॉ 1986 है, उसके तहत आने वाले खनिज जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके अप्रधान खनिज कहलाते हैं, और इनका जो है गौण रूप से उपयोग किया जाता है, यानी इनका उपयोग उतने ज़्यादा लेवल पर नहीं होता। जैसे मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है ना, या फिर सैंड सॉइल है, ये बलुई मिट्टी है, तो भाई खनिज तो है लेकिन इनका ज़्यादा उपयोग नहीं है ना। चूना पत्थर है, इसका उपयोग है, ठीक है ना, इसका गौण रूप से औद्योगिक उपयोग होता है भाई, ठीक है ना। ये मतलब होता है आपके प्रधान खनिज और अप्रधान खनिज का। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है।
अब एक अगर हम बात करें खनिजों की, तो खनिजों का एक डिवाइडेशन और है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बांटते हैं आपके धात्विक खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु का अंश होता है उसे धात्विक खनिज बोलते हैं। दूसरा हम डिवाइड करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का होता है नॉन मेटेलिक, यानी नॉन मेटेलिक मिनरल। इसके अलावा एक होता है आपके ईंधन खनिज। ईंधन खनिज के अंदर क्या आता है, आपके प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम संपदा ये आती है। एक होता है आपके उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज में क्या आता है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट्स ये आते हैं। और एक आता है आपके आणविक खनिज। क्या आता है, आणविक खनिज, जिसके अंदर आपके थोरियम, यूरेनियम इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये खनिजों का क्या है, डिवाइडेशन है। इस धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है लोह खनिज। क्या होता है, लोह खनिज। और एक होता है अलोह खनिज। लोह खनिज का मतलब है, यानी धात्विक खनिज का मतलब ही क्या है, यानी वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो और जिसे रासायनिक विधियों के द्वारा अलग करके यूज किया जाता है, वो धात्विक खनिज कहलाता है। अधात्विक खनिज क्या होता है, वह खनिज जिसको जैसा का जैसा प्रकृति से निकालते हैं वैसा का वैसा ही यूज करते हैं, उसे रासायनिक विधियों के द्वारा उसके अयस्क को अलग नहीं किया जा सकता, उसे नॉन मेटेलिक खनिज बोलते हैं। धात्विक खनिज जो है, मेटेलिक जो मिनरल है, वो दो भागों में बांटते हैं, आयरनिक और नॉन आयरनिक। जो आयरनिक होते हैं उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। अलोह होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे चांदी चुंबक से आकर्षित नहीं होती है लेकिन लोहा चुंबक से आकर्षित होता है। बात समझ गए। तो ये खनिजों का डिवाइडेशन है। एक बार इस डिवाइडेशन को देखने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान कहाँ कहाँ पर एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दे रखा है कि राजस्थान जो है एकमात्र उत्पादक राज्य है, यानी वे खनिज जिनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, वे खनिज जिनमें राजस्थान, आपका जो राजस्थान है, रंगीला राजस्थान है, वो एकमात्र उत्पादक है। एकमात्र उत्पादक है, यानी केवल राजस्थान के अंदर इस इन खनिजों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर हम बात करें तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है लेड। ठीक है ना, एक लेड खनिज है, एक आपके जिंक अयस्क है। कौन सा अयस्क है, जिंक अयस्क है। ठीक है ना, एक तो लेड हो गया, एक जिंक अयस्क हो गया, एक आपके हो गया सेलेनाइट। क्या हो गया, सेलेनाइट। सेलेनाइट एक हो गया आपके सेलेनाइट और एक हो गया आपके वोलेस्टोनाइट। इन चार के नाम तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं, लेड, जिंक, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। इन चार के नाम तो कहाँ पे दे रखे हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं। इसके अलावा हम देखें तो एक खनिज है जिसका नाम है कैल्साइट। ये कैल्साइट जो खनिज है, एक आपके गार्नेट। ठीक है ना, अभी इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे गार्नेट आपके सरवाड़ की खान अजमेर के अंदर ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना, तो ये गार्नेट, इनके अंदर हम देखें तो राजस्थान जो है 100% उत्पादन राजस्थान सरकार ही करती है और राजस्थान के अंदर ही किया जाता है। ठीक है ना, ये सीसा जस्ता की बात कर रहा हूँ मैं। अब वे खनिज देखें जिसके अंदर राजस्थान जो है 90 से 99% उत्पादन आपके राजस्थान में होता है। वे खनिज जिनका 90 से 99% उत्पादन आपके राजस्थान में होता है, इन खनिजों की भी चर्चा करना जरूरी है। उत्पादन राजस्थान में होता है, यानी मुख्य रूप से होता है। अगर राजस्थान को भारत से अलग कर दें तो भारत के अंदर फिर उनके आपके जो खनिज हैं उनकी उत्पादन की जो मात्रा है वो नगण्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम बात करें टंगस्टन की, किसकी बात करें, टंगस्टन की। ठीक है, टंगस्टन आपकी इतनी मात्रा में उत्पादित होता है कि राजस्थान के अंदर टंगस्टन लिमिटेड की स्थापना करनी पड़ी आपके। और डेगाना जो कि वर्ल्ड फेमस है आपके कहाँ पर, आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके आगे आपके आबू रेवदर पाली वाला क्षेत्र और जो आबू वाला क्षेत्र है, इसके अंदर टंगस्टन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये टंगस्टन हो गया एक। दूसरा हो गया जिप्सम। जिप्सम के उत्पादन भी हम जो है 95% से ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान करता है। इसके अलावा मार्बल बताइए आप, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिसमें राजस्थान जो है 90% से ज़्यादा सफ़ेद मार्बल का उत्पादन आपके मकराना से होता है। इसके अलावा देखिए एक आपके खनिज आता है जिसका नाम है एस्बेस्टोस। क्या नाम है, एस्बेस्टोस। इसका उत्पादन भी राजस्थान के अंदर 90% से ज़्यादा होता है। एक आपने अपने नाम सुना होगा उर्वरक खनिज आता है जिसका नाम है राक फॉस्फेट। ठीक है ना, ये जो राक फॉस्फेट है ये भी क्या है, इसका 99% उत्पादन आपके राजस्थान में होता है। इसके अलावा आप देखेंगे फायर क्ले। क्या नाम है, फायर क्ले। इसके अलावा आप देखेंगे बाल क्ले।
फायर क्ले और बाल क्ले का लगभग 92% का उत्पादन आपके राजस्थान के अंदर किया जाता है। और चांदी का आपने नाम सुना होगा, चांदी सीसा जस्ता की खान आपके जावर चांदी के अंदर निकली थी महाराणा लाखा के काल में, और उसी के बाद में जो मेवाड़ है वो धन संपत्ति के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और 99% चांदी जो है आपके राजस्थान में उत्पादित की जाती है। बात समझ गए। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो आपको जानकर ताजुब होगा कि भारत का लगभग 21 से 22% क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है आपके राजस्थान में होता है। भाई किस में होता है? उत्पादन आपके राजस्थान में होता है। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 4 बेसिन है। एक तो विंध्यन बेसिन है, एक आपके बीकानेर नागौर बेसिन है, एक आपके जैसलमेर बेसिन है, और एक आपके जैसलमेर वाला जो बेसिन है, ठीक है ना, जैसलमेर सांचौर, उस बेसिन के अंदर जो आपके पूरे भारत में जितना भी कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है या क्रूड ऑयल का उत्पादन किया जाता है, उसका लगभग 21 से 22% का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपके राजस्थान में होता है भाई, ठीक है। और क्रूड ऑयल या प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? इसको भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? एक जगह है जिसका आपने नाम सुना होगा, मुंबई हाई। क्या है? मुंबई हाई। मुंबई हाई जो जगह है ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ध्यान रखना, ये जो मुंबई हाई है ये आपके अरब सागर में जगह है। कहाँ पर है? अरब सागर में। यहाँ पर जो है, जैसे मान लो ये आपका भारत है और ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में यहाँ पर इस जगह पर है आपके मुंबई हाई। ध्यान रखना, ये मुंबई हाई है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये महाराष्ट्र में है। ये भारत के अंदर जो है सबसे ज्यादा आपके क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का उत्पादन करने में सक्षम है। और उसके बाद में राजस्थान जो है दूसरे नंबर पे आता है पूरे भारत के अंदर आपके उत्पादन करने के अंदर। बात समझ गए। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए राजस्थान के बारे में हम ये बताते हैं कि राजस्थान की जो खनिज संपदा है ये राजस्थान की जीडीपी के अंदर, जीडीपी के अंदर, जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे आप जीडीपी बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ऐसा और लगा देते हैं, यानी स्टेट, यानी किसी राजस्थान की जीडीपी हो गई तो उसके अंदर लगभग 6.62% का इसका योगदान रहता है भाई, ठीक है। जीएसवीए। आगे हम बढ़ते हैं तो देखो, क्रूड ऑयल की हमने बात करी है। ये क्रूड ऑयल जो है आपकी सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र मुंबई हाई में होता है और अरब सागर में स्थित है। और राजस्थान 21 से 22% होता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान सरकार की पुस्तक आती है, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा, उसके अंदर इस बात को बताया गया है, इस बात को दोहराया गया है। तो कृपया आप इस बात को नोट कर लीजिए और इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अब हम बात करते हैं एक हमारे आपके क्या है, खनिजों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिजों के बारे में। तो देखो, खनिज का हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। तो खनिजों का जब वर्गीकरण करते हैं तो इस वर्गीकरण के अंदर हम ये देखते हैं नंबर एक बात कि इस खनिजों के अंदर सबसे पहला हमने इन खनिज को जब डिवाइड किया तो एक खनिज का हमने नाम लिखा जिसका नाम है धात्विक खनिज, यानी मेटलिक खनिज, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो, इसका डिवाइडेशन हम देख लेते हैं। धात्विक खनिज को हमने दो भागों में बांटा है। एक है लोह खनिज यानी आयरनिक खनिज, लोह खनिज, और एक जो दूसरा इसका डिवाइड हमने किया है वो है अलोह खनिज। क्या है? अलोह खनिज, यानी लोह खनिज और अलोह खनिज, ये दो भागों में हमने इसको बांटा है। उसके बाद में धात्विक खनिज के बाद में फिर हमने देखा दूसरा, जिसे हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। क्या बोलते हैं? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो होते हैं जैसे एस्बेस्टोस हो गया, फेल्सपार हो गया, आपके जिप्सम हो गया, बाल क्ले हो गया, फायर क्ले हो गया, ये अधात्विक खनिज है जिसके अंदर धातु की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ईंधन खनिज। क्या देखते हैं? ईंधन खनिज। ईंधन खनिज का मतलब वो होता है जिससे हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, वो आपके ईंधन खनिज होता है। उसके बाद में एक होता है आपके आणविक खनिज। आणविक खनिज वो होता है जिससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, वो आणविक खनिज होते हैं। और एक खनिज होता है आपके उर्वरक खनिज। कौन सा खनिज? उर्वरक खनिज। जो उर्वरक खनिज होता है वो आपके उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने के अंदर काम में आते हैं। तो एक बार देखते हैं उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से आपने नाम सुना होगा जिप्सम, ठीक है ना। जिप्सम का यूज आपके भूमि सुधार के अंदर करते हैं, इसलिए जिप्सम को उर्वरक खनिज माना जाता है। दूसरा खनिज का आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है रॉक फॉस्फेट, ठीक है ना। रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट क्या है? आपके जिप्सम, आपके जो है जिप्सम के जैसा ही एक उर्वरक खनिज है जो आपकी कृषि सुधार के अंदर मुख्य रूप से काम में लेते हैं। आपने नाम सुना होगा पाइराइट्स, ठीक है ना। पाइराइट जो खनिज है इसको भी भूमि सुधार में काम में लेते हैं। आपने नाम सुना होगा पोटास,
ठीक है ना। इस पोटास का हम भारत जो है राजस्थान भारत जो है पूर्ण रूप से आयात करता है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर पोटास के नवीनतम भंडार मिले हैं जो कि आपके राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आणविक खनिज की बात करें तो हमने नाम सुना होगा ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट जो है आपके आणविक जो संयंत्र होते हैं, विद्युत के उत्पादन करने वाले जो संयंत्र होते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपने मुख्य रूप से नाम सुना होगा यूरेनियम, नाम सुना है आपने यूरेनियम। यूरेनियम जो है राजस्थान यूरेनियम के अंदर बड़ा उत्पादक राज्य बनने वाला है। आपको जानकर खुशी होगी कि रामगढ़ रामगढ़ जो आपके बारां में है, जो एक जूलॉजिकल साइट है जहाँ पर उल्कापिंड गिरा था आपके रामगढ़ बारां में, वहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं। जहाँ जहाँ पर उल्कापिंड गिरते हैं वहाँ वहाँ यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। इसका एक प्रमाण और मिला है आपके जो लानोर झील है, लोनार झील जो है आपके महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी आपके क्या मिले हैं, यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा उम्रा क्षेत्र आपके उदयपुर का है जो यूरेनियम के लिए फेमस है। हालांकि मैं चर्चा करूंगा इनके बारे में, पूरा बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं। और एक आपके जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपके, खंडेला की पहाड़ियाँ आपके हैं सीकर जिले में, और यहाँ पर जो कांकरी नदी का उद्गम होता है उस वाले एरिया में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो ध्यान रखिए राजस्थान यूरेनियम के उत्पादन के अंदर बढ़िया होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट हो गया, यूरेनियम हो गया। आपने एक नाम सुना होगा बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है साथियों, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके पटाखे फोड़े जाएंगे, वैसे तो पटाखे पर बेन लगा दिया, दिवाली के ऊपर बेन था, पटाखे को चलाने वाले को 2,000 रुपये का जुर्माना और बेचने वाले को 10,000 का जुर्माना था। लेकिन फिर भी जब परिस्थितियाँ सही हो जाएगी तो हो सकता है इस छूट से हमें इसमें छूट दे दी जाए। तो जब पटाखा ऊपर छूटता है वो लाल और हरा कलर का जब पटाखा छूटता है तो इसमें जो हरा कलर होता है वो बेरिलियम के कारण ही आता है। तो ये क्या है आपके एक आणविक खनिज यानी विस्फोटक खनिज है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लिथियम का, ठीक है ना। हालांकि लिथियम जो है ज़्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी राजस्थान की एक जगह में लिथियम के भंडार होने की पुष्टि की गई है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ईंधन खनिज की अगर हम बात करें तो आप जानते हो ईंधन का मतलब है जो खनिज ताप ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। तो एक खनिज है आपके कोयला के लिए आप जानते हो आपका बाड़मेर फेमस है, कोयला के लिए आपका जैसलमेर फेमस है, कोयला के लिए आपका जो है बीकानेर वाला क्षेत्र, और आपके जो इग्नियार, कसनाऊ और मेड़ता रोड वाला क्षेत्र जो कि नागौर में, वो फेमस है कोयला के लिए। और कोयला में जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की जाती है कोयले से, ठीक है। और ये जो कोयला है ये आपके लिग्नाइट कोयला ज़्यादा मिलता है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम देखते हैं पेट्रोलियम, ठीक है ना, जिसकी अभी अभी हमने चर्चा करी है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के बारे में अगर हमने देखें तो राजस्थान 21 से 22% क्रूड ऑयल का उत्पादन आपके राजस्थान के अंदर किया जाता है, जो कि राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में 150 बैरल प्रति दिन का उत्पादन किया जा रहा है, जिसको जल्दी ही बढ़ाकर 700 बैरल कर देंगे, ठीक है। ये आपके आय के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान देता है। अधात्विक खनिज की बात करें, यानी वे खनिज जिनके अंदर धातु का अंश बिल्कुल नहीं होता है, उसे अधात्विक खनिज बोलते हैं, जिसके अंदर आपके एक आता है एस्बेस्टोस। क्या आता है? एस्बेस्टोस। अब ये खनिज क्या होते हैं, इन खनिज का क्या यूज होता है, उन सब की चर्चा करेंगे अपन, बिल्कुल टेंशन नहीं करना इस बारे में। एस्बेस्टोस के बाद में आपने देखा है कि राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है वोलेस्टोनाइट। ये भी क्या है आपके, वोलेस्टोनाइट भी क्या है आपके एक अधात्विक खनिज है। उसके बाद में हम देखते हैं एक खनिज आता है आपके फेल्सपार। क्या आता है? फेल्सपार खनिज। ये भी क्या है आपके एक अधात्विक खनिज है। उसके बाद में हम देखते हैं आपके जिप्सम। क्या आता है? जिप्सम, जो कि एक उर्वरक खनिज भी है, लेकिन अधात्विक खनिज है, इसलिए तो उर्वरक खनिज है। कोई भी लोहे को थोड़ी डालेंगे आप जो है उर्वरक बनाने के अंदर, लोहे से उर्वरक नहीं बनेगा ना, लेकिन जिप्सम से बनेगा, क्योंकि जिप्सम क्या है? अधात्विक खनिज है आपके। उसके बाद में देखो एक नाम सुना होगा आपने बाल क्ले, नाम सुना होगा बाल क्ले का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, नाम सुना होगा आपने अभ्रक का, ठीक है ना। अभ्रक भी क्या है आपके अधात्विक खनिज है। इसके अलावा नाम सुना होगा आपने ग्रेनाइट का, ठीक है ना, ग्रेनाइट का नाम सुना होगा। ग्रेनाइट क्या है? एक प्रकार की रॉक है। और आपने नाम सुना होगा संगमरमर का। तो ये सभी क्या है आपके खनिज तो हैं, और धात्विक और अधात्विक खनिज के अंदर अधात्विक श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती। ग्रेफाइट जो चट्टान आपके लगती है, आपके किचन में लगती है, या फिर आपके आंगन में मार्बल जो संगमरमर लगता है, उसके अंदर वो चुंबक आकर्षित करती है कि उसे नहीं करती ना, तो इसलिए वो धात्विक खनिज नहीं है। अब धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है हमारे द्वारा, एक तो लौह खनिज और एक अलोह खनिज। मुख्य रूप से जो धात्विक अधात्विक खनिज है, इसके बारे में एक बार हम यहाँ पे चर्चा कर लें। एक बार हम इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि धात्विक खनिज मुख्य रूप से होता क्या है। तो ये देखो एक बार,
इसका जो डेफिनेशन है वो है धात्विक खनिज के बारे में, कि धात्विक खनिज मुख्य रूप से होता क्या है। यानी वे खनिज जिनकी प्राप्ति अयस्क के रूप में होती है। वे खनिज जिनकी प्राप्ति किसके रूप में होती है? जिनकी प्राप्ति अयस्क के रूप में होती है। किसके रूप में? प्राप्ति अयस्क के रूप में होती है। अयस्क के रूप में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले खनिज को, यानी इस अयस्क को डायरेक्ट हम जो है हम आपके उद्योग के अंदर काम में नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? धात्विक खनिज वे होते हैं जिनकी प्राप्ति अयस्क के रूप में होती है। दूसरा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, यानी केमिकल प्रोसेस के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनको क्या करते हैं? हम अलग करते हैं। क्रिया के द्वारा इस अयस्क से जो है धातु को अलग करते हैं। क्रिया के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? मुख्य रूप से ये धातु के बने होते हैं, धातु के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है निर्मित होते हैं, उन्हें आप धात्विक खनिज बोलते हो। धात्विक खनिज दो प्रकार के बताए गए हैं। एक लोह खनिज होता है और एक अलोह खनिज होता है, यानी आयरनिक और नॉन आयरनिक। लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज के अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, यानी आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, और अलोह खनिज के अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती है। बात समझ गए? जो दूसरा हमने देखा नॉन मेटेलिक मिनरल, यानी अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होता है? सीधा सीधा आप समझ गए होंगे, यानी वे खनिज जो जैसा प्रकृति में मिलता है हम वैसा का वैसा यूज कर लेते हैं उसे उद्योग के अंदर, यानी उसको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी वे खनिज जिनको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात क्या है? और जिनको सीधे ही औद्योगिक क्रियाओं में प्रयोग में लिया जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया आपके अधात्विक खनिज। यानी धात्विक खनिज वो होता है जिनकी प्राप्ति अयस्क के रूप में होती है। उनको प्राप्त करने के बाद में केमिकल जो प्रोसेस होता है, जो आपके केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, उसके माध्यम से उसे अयस्क को अलग किया जाता है और उसके बाद में उसमें धातु से निर्मित होते हैं। उसके बाद में उसको यूज किया जाता है। फिर उसमें ये देखते हैं कि लोहा है या अलोह है। अधात्विक क्या होता है? जैसा अंदर से निकाला, ठीक है ना, वैसा का वैसा यूज करेंगे। जैसे जिप्सम है, जिप्सम को जैसा निकालते हैं ना वैसा का वैसा यूज करते हैं। जिप्सम को कोई मशीन के अंदर देके प्यूरिफाई नहीं करते, ठीक है ना। प्यूरिफाई करोगे तो जो जिप्सम है वो जिप्सम अपना जो क्वालिटी है उसको खो देगा, उसका कोई औचित्य नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो आ जाओ वापस एक बार, अगर हम बात करें अधात्विक और धात्विक खनिज की, पता लग गया आपको। अगर हम बात करें लोह खनिज, लोह खनिज के अंदर एक तो आता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट लोहा यानी आयरन। उसके बाद में दूसरा आता है आपके मैग्नीज, ठीक है ना। तीसरा आता है आपके क्रोमियम, ठीक है ना। अगर इनके अंदर देखोगे आप तो लोह तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। अलोह के अंदर देखोगे तांबा, तांबा आपके चुंबक के नहीं चिपकता है, नंबर एक बात, ठीक है ना। सीधी सीधी एग्जांपल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। आपके सीसा जस्ता, कौन सा जस्ता? सीसा जस्ता, इसके अयस्क को गेलना कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके टीन, चांदी, ये सभी क्या है? आपके एलोह तत्व है या एलोह आपके खनिज है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये आपके खनिजों का प्रमुख रूप से वर्गीकरण है, जो कई बार आपके जो है धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, इनके बारे में ही प्रश्न आ जाता है। तो इस वाले जो आपको जो सामने चैप्टर लिखा है इससे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसलिए कृपया आप इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। इसलिए आप इसका भी क्या रखना है, इसका भी ख्याल रखना है आपको। कहीं पे ऐसा नहीं हो कि इसको नहीं छोड़ो, केवल आप लोहा जो है कहाँ पर उत्पादित होता है इसी को आप यूज करते रहो। हालांकि 5, 6 या 8 ऐसे खनिज हैं जिनको यूपीएससी और आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड बार बार उन्हीं से प्रश्न पूछता है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं राजस्थान की प्रमुख खनिज नीतियों के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की प्रमुख खनिज नीतियां, यानी जो मिनरल पॉलिसीज है उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। खनिज नीतियां तो आपको जानकर खुशी होगी, राजस्थान के अंदर पहली बार
जो पहली खनिज नीति थी, यानी जो पहली फर्स्ट आपके जो मिनरल पॉलिसी थी, वो आपके 1978 के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत साहब आपके मुख्यमंत्री थे, तब जारी की गई थी। इसी कड़ी में हम देखें कि दूसरी नीति कब जारी की गई, तो दूसरी नीति आपके औद्योगिक नीति के साथ साथ 1991 के अंदर जारी की गई थी। ऐसे ही हम देखें कि खनिज की तीसरी नीति कब जारी की गई, तो 1994 के अंदर खनिज की तीसरी नीति जारी की गई। इसी तरह से हम देखें फोर्थ यानी चौथी आपकी खनिज नीति कब जारी की गई, तो वो आपके सन 2011 के अंदर जो है खनिज नीति जारी की गई। और इसी तरह से देखिए पांचवी खनिज नीति कब जारी की गई, तो ये वसुंधरा राजे मैडम जी के कार्यकाल के अंदर 2015 में आपकी जो है नवीनतम खनिज नीति 2015 के अंदर जारी की गई थी। भाई ध्यान रखिएगा इस बात का। पहली खनिज नीति 1978 में जारी की गई थी, दूसरी 1991 में जारी की गई थी, तीसरी 1994 में जारी की गई थी, और नंबर चौथी जो है आपकी 2011 में, और नंबर पांचवी 2015 में, यानी 2015 के अंदर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल के अंदर ये नीति जारी की गई थी। पहली नीति आपके मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समय वो जारी की गई थी। तो ये आपकी प्रमुख खनिज नीतियां हो गई। तो ध्यान रखिएगा, आपके सीधा सिंपल प्रश्न आ जाए कि पहली खनिज नीति कब जारी हुई थी, तो 1978, दूसरी 1991, तीसरी 1994, चौथी आपके 2011 और पांचवी 2015 के अंदर जारी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा देखो, एक आपके खनिज विकास के लिए विजन 2020 बनाया गया है। खनिज विकास के लिए एक विजन बनाया गया है, ठीक है ना। खनिज विकास के लिए एक विजन बनाया गया है, ठीक है ना। जो विजन कब के लिए बनाया गया था, विजन 2020। तो बस कितना सा ध्यान रखिए, खनिज विकास के लिए विजन 2020 बनाया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ अन्य पॉलिसीज भी राजस्थान गवर्नमेंट ने समय समय पर जारी की गई है। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रेनाइट, आप जानते हो 56 की पहाड़ियां आपके बाड़मेर और जालोर में है। पीपलूद वहां पर सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो कि राजस्थान का लघु माउंट आबू बोलते हैं, जो बाड़मेर में है, ठीक है ना। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, याद आया, वो सभी ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो राजस्थान में ग्रेनाइट का विकास को देखते हुए ग्रेनाइट की नीति सबसे पहले 1991 के अंदर जारी की गई थी, उसके बाद में 1995 के अंदर जारी की गई। इसी तरह से अगर हम मार्बल की बात करें, मार्बल के अंदर संगमरमर, राजस्थान राजा है मार्बल के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान राजा है, तो मार्बल के लिए जो है आपके एक नीति जारी की गई थी। वो सबसे पहली नीति आपके 1994 यानी 1994 के अंदर मार्बल की नीति जारी की गई थी भाई, ठीक है। उसके बाद में मार्बल की नीति 2011 के अंदर वापस जारी की गई, और नवीनतम मार्बल की नीति आपके 2016 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई। और एक नीति जो है आपके मार्बल व ग्रेनाइट दोनों की मिक्स रूप से जारी की गई थी, मार्बल व ग्रेनाइट की नीति। तो ये जो मार्बल और ग्रेनाइट की जो पॉलिसी थी, ये आपके सन 2002 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। किसी भी तरीके से जो है आपके इस खनिज का विकास किया जाए, और इस खनिज के विकास के साथ ही आपके जो है राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे। आपको पता है खनिज आपके जो मार्बल मंडी है, सबसे बड़ी मार्बल की मंडी आपके कहाँ पर है, किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। तो ये इसी संस्थाओं के माध्यम से और इन्हीं नीतियों के माध्यम से इसके विकास किया गया। किशनगढ़ चूंकि आपके नागौर के निकट पड़ता है और अजमेर जिले में है, ठीक है। और ये नेशनल हाईवे 8 के ऊपर पड़ता है, और नेशनल हाईवे 8 का मतलब क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, जो मैंने आपको राजस्थान के उद्योग के अंदर बताया था, ठीक है। इसका लगभग 39% आपके राजस्थान से क्रॉस होता है, और ये राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यूँ मान लीजिए आप कि ये बहुत ही बड़ा कारगर हथियार साबित होने वाला है थोड़े समय बाद में। तो ये कुछ प्रमुख नीतियां हो गई है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों की कुछ संस्थाओं के बारे में। किसके बारे में, कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में, संस्थाओं के बारे में, जो राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित की गई है, लगातार प्रयासरत है कि हमारा राजस्थान का जो अजायब घर, जिसे हम अजायब घर बोलते हैं, यहाँ से बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से खनिज का क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए, जिससे क्या हो, नुकसान कम हो और लाभ ज्यादा हो, उत्पादन करने वाले को भी, राजस्थान सरकार को भी, और जो उपभोक्ता है उसको यूज करता है उसको भी। तो देखिए सबसे पहले 1947 की बात है। 1947 के अंदर जैसे ही हम आजाद होने लगे, उस समय हमने एक बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना करी, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की, हमने 1974 के अंदर इसकी स्थापना करी, जिसको 1947 में, फिर इस संस्था को 1974 में, यानी जस्ट 47 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको 74 आ जाएगा। इसके अंदर हमने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम RSMM, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के नाम से हमने एक संस्था कर दी। राजस्थान स्टेट
खान व खनिज निगम लिमिटेड, ठीक है ना। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, देख सकते हो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, इसकी स्थापना हमने कब करी? 1974 के अंदर इसकी स्थापना करी। और ऐसे ही एक संस्था की स्थापना हमने 1979 में करी, जिसका नाम हमने रखा राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब देखो बात कहानी क्या हुई, एक समय आ गया जब हम बोलते हैं फरवरी 2003, फरवरी 2003 में इन दोनों संस्थाओं को एक कर दिया और आपको राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का विलय कर दिया, किसमें? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड में, किसमें का विलय कर दिया, ठीक है ना। यानी अब ये दोनों संस्थाएं जो है एक हो गई, यानी अब हमारे राजस्थान में ये दोनों संस्थाएं हैं वो दोनों संस्थाएं एक हो गई, ठीक है ना। ये जो विलय किया गया ये 20 फरवरी 2003 को विलय किया गया और RSMDC का RSMML में विलय कर दिया गया, जिसका हेड ऑफिस यानी इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड यानी राजस्थान राज्य खान व खनिज निगम लिमिटेड, और यह है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। दोनों ये खान व खनिज, ये केवल आपके खनिज विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों की स्थापना हमने करी और हमने ये देखा कि इन दोनों संस्थाओं को 20 फरवरी 2003 को दोनों को एक कर दिया, क्योंकि दोनों के काम एक है तो फालतू प्रशासनिक खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो RSMDC राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हमने क्या कर दिया? मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के अंदर विलय कर दिया। और अभी हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि इस तरह के कार्य करती है। उसके बाद हमने देखा कि एक संस्था जिसका नाम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की स्थापना हमने कब करी? सितंबर 2013 में करी, क्योंकि हमें पहले तो पता ही नहीं था कि हमारे पास क्रूड ऑयल है। पता था कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का उत्पादन इतना कर सकता है राजस्थान, तो हमने किया भी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं बैठा, कोई भक्ति नहीं बैठी। तो फिर हमने 2013 के अंदर इस संस्था की स्थापना करी जो कि हमारे गैस के रिलेटेड कार्य करती है। ऐसे ही हमने राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना करी, और ये लिमिटेड की स्थापना हमने जुलाई 2008 में करी। कब करी? जुलाई 2008 में राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना करी। उससे पहले राजस्थान के अंदर टंगस्टन का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना, यानी टंगस्टन का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने राजस्थान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना करी। राजस्थान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की हमने स्थापना करी, और ये जो स्थापना थी ये नवंबर 1983 में हमने करी। कब करी? नवंबर 1983 में, यानी 1983 के अंदर टंगस्टन के विकास को लेकर राजस्थान सरकार चिंतित हुई और एक संस्था की स्थापना करी जिसका मुख्य उद्देश्य टंगस्टन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा आप जानते हो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हमने उदयपुर के अंदर करी। कहाँ पर करी? उदयपुर में। ऐसे ही आप जानते हो एक HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना हमने 1967 में आपके झुंझुनू के अंदर करी। कहाँ पर करी? झुंझुनू के अंदर। बात समझ गए? तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो आपके राजस्थान के अंदर जो है खान और खनिज को लगातार बढ़ावा दे रही है, और इसके बढ़ावे के कारण ही आपके जो खनिज संपदा का विकास है वो लगातार बढ़िया तरीके से राजस्थान के अंदर हो रहा है। बात समझ गए क्या? तो ये कुछ संस्थाएं थी साथियों, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। अभी तक जो हमने देखा है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। हमने देखा 82 टाइप के हमारे पास खनिज मिलते हैं, जिसमें से हमने उत्पादन कितने का किया? 57 का उत्पादन किया। अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो झारखंड के बाद में दूसरा स्थान आपके राजस्थान का आता है। अगर पैसे के मामले में देखें यानी आय कितनी होती है तो इसमें राजस्थान का स्थान आपके 5वां है। खनिजों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि संपूर्ण भारत का अबाउट 22% मिनरल आपके राजस्थान में मिलता है। खनिजों को दो प्रकार से बांटते हैं। जो खनिज आपके मुख्य रूप से उद्योग में काम में लिए जाते हैं, जो खनिज रियायत नियम 1960 में आते हैं, उन्हें प्रधान खनिज बोलते हैं, ठीक है, मेन मिनरल। और दूसरा होता है माइनर मिनरल, जो आपके गौण रूप से औद्योगिक उपयोग में लिए जाते हैं, उनको खनिज नियम 1986 के तहत रखा गया है, उन्हें अप्रधान खनिज बोलते हैं।
लेड, जिंक, अयस्क, सेलेनाइट, वोलिस्टोनाइट, कैल्साइट और गोरनेट का राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, जबकि टंगस्टन, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, फायर क्ले, बॉल क्ले और चांदी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्रूड ऑयल में राजस्थान जो है प्राकृतिक गैस क्रूड ऑयल में पूरे राजस्थान में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आता है मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र में है, और कुल का आपकी 21 से 22% का उत्पादन राजस्थान करता है। खनिजों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो धात्विक खनिज, लोह और एलोह खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, आणविक खनिज, उर्वरक खनिज के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। धात्विक यानी मेटेलिक मिनरल भी दो प्रकार के होते हैं, आयरनिक और नॉन आयरनिक। लोहा खनिज और एलोह खनिज। लोहा खनिज में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें लोहा, मैग्नीज और आपके क्रोमियम आता है। एलोह खनिज की बात करें जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती, जिसमें तांबा, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, टीन, चांदी आदि शामिल है। उसके बाद में हमने देखा खनिज नीतियां, पहली 1978 में और अंतिम आपके 2015 में, और खनिज विकास विजन 2020, ग्रेनाइट नीति 1991-95, मार्बल नीति 2016 में आई नवीनतम। संस्थाओं की बात करें तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड ये मुख्य रूप संस्था है जो आपकी खनिजों के विकास के लिए काम करती है, जिसका हेड ऑफिस उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई। स्टेट गैस के लिए 2013 में, पेट्रोलियम के लिए 2018 में, टंगस्टन के लिए 1983 में, जिंक के लिए 1966 में और कॉपर के लिए 1967 में हमने मुख्य रूप से क्या करी, इन चीज़ों की स्थापना करी भाई। ठीक है, तो साथ ही ये आज के लिए ये मुख्य रूप से ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने बताई है, तो कृपया आप इसका ध्यान रखिएगा। और आज जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में जो है इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आगे कल किया जाएगा, तो आप इसका नोट्स बनाते रहिए और इसको लिखते रहिए और याद करते रहिए। साथ साथ मैं दावा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से खनिज संपदा वाला टॉपिक इतना बेस्ट करवा दूंगा जैसा मैंने पशुधन या फिर हमारे जितने भी पिछले टॉपिक हुए हैं उसी तरीके से ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कोरोना से ध्यान रखिएगा, अपना बचाव रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगा के हमेशा रहिए। बाहर जब भी जाओ मास्क लगा के जाओ, हाथों में ग्लव्स पहन के जाओ, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो ऐसे ही राजस्थान और पूरा देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।